नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 3 दिसंबर को राज्यों के चुनाव नतीजों में बीजेपी के जीत की हैट्रिक लगी थी। 12 दिसंबर आते आते बीजेपी के 3 ट्रम्प कार्ड सामने आ चुके हैं। आज फैसला हुआ कि भजन लाल शर्मा राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की कड़ी टक्कर और तकरीबन दर्जन भर अन्य नामों के कयास के बीच एक नया चेहरा जयपुर के सांगानेर सीट से पहली बार चुनाव जीतकर आए भजन लाल शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। राजस्थान में अपर कास्ट पारंपरिक तौर पर बीजेपी सपोर्टर माना जाता रहा है। उधर यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के यादव समीकरण की काट बन सकने की क्षमता रखने वाले मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए तय हो चुका है और छत्तीसगढ़ को विष्णुदेव साय के तौर पर पहला आदिवासी मुख्यमंत्री देने जा रही बीजेपी ने 2024 का समीकरण सामने रख दिया है। विष्णु, मोहन, भजन। अब समझिए ये क्या समीकरण है। 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी ने युवा और नए चेहरों को जिस तरह से आगे किया है, उसके बाद सवाल पब्लिक का उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी के ये सीएम चेहरे राहुल गांधी की जाति जनगणना का जवाब है। वैसे आज राहुल गांधी ने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के चेहरों को लेकर पूछे गए सवाल पर अपना पुराना बयान दोहराया कि सरकार को चलाने वाले 90 अफसरों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। लेकिन ये सच्चाई बदल नहीं सकती कि राहुल के ऐसे नैरेटिव के बावजूद बीजेपी हिंदी बेल्ट में अनुमानों के उलट जीती है। आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी युग से पहले बीजेपी को विपक्ष ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा करती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे पर सरकार में आए। सवाल पब्लिक का है कि क्या 2024 के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर जैसे फैसले हुए हैं, क्या वो मोदी का सबका साथ वाली गारंटी की रिपोर्ट कार्ड है? क्या भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साय और मोहन यादव से नरेंद्र मोदी की 2024 की पिक्चर परफेक्ट हो गई है? यही है आज सवाल पब्लिक का। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगहों पर मुख्यमंत्री पद के चेहरों का चुनाव करने में एक बात कॉमन है। चुने गए तीनों नेताओं की आरएसएस में सक्रिय भागीदारी रही है। तीनों नेताओं ने बीजेपी संगठन में बड़ा काम किया है। आप याद कीजिए 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की भी यही क्वालिफिकेशन थी। यानी मुख्यमंत्री पद के इन फैसलों से बीजेपी ने यह संदेश भी दिया है कि बीजेपी संगठन में रहकर आरएसएस के रास्ते पर चलता हुआ छोटा कार्यकर्ता भी ऊंचे पदों पर पहुंच सकता है। इस बीच बीजेपी में एक कार्यकर्ता का अनुशासन क्या होता है, शिवराज सिंह चौहान के वीडियो से सामने आया है, जिसमें उनकी महिला समर्थक, जिन्हें वो लाडली बहना कहते हैं, उनसे मिलकर आज भावुक हो रही थी। बैठ। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। इस बीच शिवराज का ये बयान भी चर्चा में आ गया है। होगा जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है।
और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो 2024 के लिए मध्य प्रदेश का मिशन 29 यानी सभी लोकसभा सीटों को जीतने का अभियान शुरू कर चुके हैं। अब इस मिशन में मोहन यादव का यादव समीकरण कितना असर दिखाएगा ये देखने की बात है। लेकिन अगर तीनों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरों के पीछे की रणनीति देखें तो नरेंद्र मोदी का 2024 का प्लान साफ नजर आता है। पहला प्लान यह है कि सामाजिक समीकरणों पर विपक्ष को बैकफुट पर लाना। दूसरा प्लान ये कि आदिवासी, ओबीसी, अगड़े सबका साथ सबका विकास। तीसरा प्लान ये कि एक राज्य के फैसले से दूसरे राज्य को संदेश। और चौथा प्लान ये है कि नए और युवा चेहरे नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार। लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी से हार के बावजूद राहुल गांधी ने ओबीसी पर अपना पुराना टेप रिकॉर्डर बजा ही दिया। सुनिए उनका ये बयान। छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल दिया उन्होंने, ओबीसी आपको लगता है आप लोग मैंने सुनिए ना, सुनिए देखिए, हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। राहुल गांधी सरकार के स्ट्रक्चर में ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को अफसरों के जरिए ही समझते हों तो ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन बीजेपी कास्ट इक्वेशन पर कैसे खरी उतर रही है इसको समझ लेते हैं इन डेटा पॉइंट से। मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे जहां ओबीसी 50% हैं। दलित समाज के जगदीश देवड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जहां दलित 15% हैं और राजेंद्र शुक्ल भी डिप्टी सीएम होंगे जहां ब्राह्मण आबादी भी 15% है। उधर छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करिए तो आदिवासी समाज के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे जहां आदिवासी आबादी 32% है। ओबीसी समाज के अरुण साव जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जहां ओबीसी आबादी 41% है। अपर कास्ट के विजय भी इस वक्त डिप्टी सीएम होंगे जहां सवर्ण आबादी 9% है। अब राजस्थान चलते हैं। 20% ब्राह्मण आबादी है जहां भजन लाल शर्मा सीएम होंगे। राजपूत समाज और महिला के तौर पर दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी जहां महिला आबादी 19%, राजपूत आबादी 9%, तो लगभग 28% पॉपुलेशन को एड्रेस करती हुई। दलित समाज के प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जहां दलित आबादी 17% है। इस कास्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का वो नैरेटिव है जिसमें वो गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को जाति के तौर पर गिनते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री का ये बयान जो ना सिर्फ आज की सोच पर 2024 की रणनीति भी दिखाती है जो उनके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। सुनिए। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। तो आज सवाल पब्लिक का, मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए आदिवासी, ओबीसी के बाद ब्राह्मण चेहरा चुनकर क्या बीजेपी ने सबका साथ वाला मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? क्या जातियों को लेकर मुख्यमंत्री पोस्ट पर मोदी की राइट चॉइस से राहुल गांधी के लिए 2024 में नो ऑप्शन रह जाता है?
सवाल नंबर 3, क्या सीएम पद के चेहरों को लेकर संगठन को तरजीह देने से बीजेपी को परिवारवाद के खिलाफ एक और हथियार मिला है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बस 2 मिनट में हमारे साथ जुड़ेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को। तहसीन पूनावाला जी, राहुल गांधी आज भी 90 सेक्रेटरीज की बारे में बात करते रहते हैं। अब चुनाव की बात हो और अगर पॉलिटिकल नैरेटिव की बात हो और चुनावी समीकरण की बात हो, स्ट्रैटेजी की बात हो, तो ये सेक्रेटरी वाला जो गणित है ये कहां तक काम आएगा? ये तो आईएएस के एग्जाम में और ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती के जरूर हो सकते हैं आंकड़े, लेकिन चुनावी रणनीति में इसका क्या काम जब मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल चुके हैं, जब वो मोहन यादव बनाते हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, तो मैसेज जाता है अखिलेश यादव को सीधा व्हाट्सएप से और जाता है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को कि भैया बाकी के ओबीसी तो हमारी तरफ ज्यादा रुझान रखते थे कि यादव मुस्लिम वाला जो आपका समीकरण है उसमें अब यादव को हम अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर है। और आप हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती और इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि ये सारे रूल्स कांग्रेस के बनाए हुए हैं। नाविका जी, मैं गौर से आपकी बात को सुन रहा था और जो आपने विश्लेषण किया, भाजपा का विश्लेषण किया, जिसको आपने मास्टर स्ट्रोक कहा। तो ये मास्टर स्ट्रोक शब्द से बहुत डर लगता है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी मास्टर स्ट्रोक करते तो कभी ना कभी कुछ लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन ये आपने जो मास्टर स्ट्रोक कहा, ये वही चीज़ है, भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस जब सत्ता में थी, पावर में थी, केंद्र में वो कर रही थी। कास्ट इक्वेशंस और हाई कमांड तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और आपने तो काफी कवर किया सभी राजनीतिक दलों को। तो इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? जो कांग्रेस करती थी वही भाजपा करती थी। हाँ, बस यही गुजारिश है कि भाजपा हिपोक्रेट ना बने कि हमारे वहां बहुत ज्यादा लोकतंत्र है, हम पार्टी विद डिफरेंस है। वसुंधरा जी का अगर वो क्लिप आप प्ले कर दे, जब राजनाथ सिंह जी ने उनको चिट्ठी दी कि आपको नाम पढ़ना है, वसुंधरा जी आश्चर्यचकित हो गई कि ये नाम मुझे पढ़ना ही थी, कि भाजपा का अंदरूनी मामला है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन भाजपा कुछ अलग नहीं कर रही जो कांग्रेस कर रही है, वही कर रही जो कांग्रेस कर रही थी। तो इसमें अलग क्या है? तो भाजपा क्यों कहती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस है? पहली बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने उनका बाइट सुनाया कि मेरे लिए सिर्फ 4 ही जाति है। अगर सिर्फ 4 ही जाति है तो ये जो आप विश्लेषण करते हो, यहां पर ब्राह्मण को मौका दिया, यहां पर ओबीसी यादव को मौका दिया, वहां पर ट्राइबल को मौका दिया, ये कास्ट इक्वेशन बनाया, ऐसा कास्ट इक्वेशन बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा वही कर रही थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, कोई अलग चीज नहीं कर रही थी। और किसी भी दल में लोकतंत्र नहीं है, भाजपा भी नहीं है। हाईकमान ने तय किया ये नाम हमको चाहिए। कांग्रेस में भी नहीं है, ये तो आप मानते हैं। अगर यही तो आरोप भाजपा लगाती थी कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, किसका वोट लिया गया? किससे पूछताछ की? चलिए, प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी भेजी, उनका अंदरूनी अधिकार है। कास्ट कॉम्बिनेशन पे क्या सभी दल करते? तो इसमें कौन सी नई बात हुई? सुधांशु त्रिवेदी जी, नई बात कोई नहीं है। जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी का था आपने अपना बना लिया, इसको मास्टर स्ट्रोक कैसे कहा जाए? एक लाइन में सुधांशु जी को कहना चाहता था, मैं जानता नहीं था उन्होंने ज्वाइन किया था। सुधांशु जी, एक ही लाइन, आपने पार्लियामेंट में जो स्पीच दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत वायरल हुआ है स्पीच, तो बहुत बधाई उसके लिए आपको। देखिए, मैं तहसीन भाई से कहना चाहूंगा, आपने मुख्यमंत्री की बात कही, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन एक जनरेशन के बाद सहज स्वाभाविक रूप से होता है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही कार्यकर्ताओं को और पीछे की पंक्ति में खड़े कार्यकर्ताओं को योग्यता और अवसर के अनुसार मौका दिया है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, 20 साल पहले वसुंधरा जी जब नेता बनी थी, याद करिए राजस्थान में कितने दिग्गज नेता थे हमारे यहां, भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह, हरिशंकर भामड़ा, कैलाश मेघवाल, नरेंद्र किशोर चतुर्वेदी, परंतु फिर भी युवा नेता के रूप में उनको स्थान दिया गया था। और जिस जमाने में शिवराज सिंह चौहान जी बने थे, उमा भारती जी कितनी बड़ी नेता थी, सुंदरलाल पटवा जी थे, उस जमाने में कैलाश जोशी जी थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। और तब तक तो ठीक है, वो सक्रिय राजनीति की दृष्टि से नहीं थी, मगर अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां
सहज स्वाभाविक परिवर्तन है। इवन मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब श्री नरेंद्र मोदी जी 1990 में पहली बार भाजपा के संगठन में आए तो मोदी जी थे, प्रमोद महाजन जी थे, गोविंदाचार्य जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, बाद में 90 के दशक में अरुण जेटली जी, वेंकैया जी, राजनाथ सिंह जी, सब लोग आए, सब एक से एक योग्य थे। आज जब आए तब सबको लगा अरे ये कैसे। जब शिवराज जी आए थे तो वो कितने लो प्रोफाइल माने जाते थे, उमा भारती जी के उस ग्लैमर के मुकाबले लोग लगता था ये क्या, शिवराज जी ने प्रूफ किया। मोदी जी आए थे तो याद करिए तब केशु भाई पटेल और कितने बड़े बड़े नेता होते थे, मोदी जी ने अपने को प्रूफ किया। मगर मान्यवर तहसीन जी आप क्या कहते हो, मैं सिर्फ एक उदाहरण कोट करना चाहता हूं। आज ही वैसे प्रणब मुखर्जी जी की बेटी शर्मिष्ठा जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें बहुत कुछ लिखा है कि प्रणब दा का क्या विचार था। मगर प्रणब दा की एक पुस्तक के विमोचन के समय मैं याद दिलाना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी का बयान, जो उन्होंने सोनिया जी की उपस्थिति में बोला। उन्होंने कहा कि जब मुझसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास मिलने गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे मनमोहन सिंह जी ने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपके अंदर की कहानी ये, जो आपके आखिरी प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अप्रैल 1946 की उस बैठक में जिसमें एक वोट मिला पट्टाभी रमैया को, एक वोट मिला कृपलानी जी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को, प्रदेश समितियों के 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को और वो बन गए। तो जनाब आपकी तो कहानी 80 साल से आपके अपने लोग, और ये जो मैंने कोट किया ना तहसीन भाई, ये मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में इसका डिटेल है, आचार्य कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में है, दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में, और मैंने प्रणब दा की किताब का तो पहले ही कोट किया, और आज उनकी बेटी का। तो आपकी कहानी तो आपके अपनों की जुबानी दुनिया के सामने है, मतलब इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक सवाल सुधांशु जी को। सुधांशु जी बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूं, मान ले आप ही के लॉजिक को आगे ले जाते, आप ही के तर्क को आगे ले जाते, तो अगर 2024 में भाजपा दोबारा से जीतती है तो फिर क्या ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कंटिन्यू नहीं करेंगे, कोई युवा नेताओं को लाएंगे? वही है, आपका हाई कमांड कल्चर अब सेट इन हो गया है। पहले से भाजपा में हाई कमांड कल्चर था और वो हाई कमांड कल्चर सेट इन हो गया, वरना आप कह दीजिए कि मोदी जी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, कोई युवा को लाया जाएगा। जो तर्क वसुंधरा जी के लिए लागू होता, शिवराज सिंह जी के लिए लागू होता, रमन सिंह जी के लिए लागू होता, वो मोदी जी के लिए लागू क्यों नहीं होता? चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ वो उसका भी जवाब देता, हाँ जवाब दे देता हूं। मान्यवर मोदी जी का निर्णय भी तो पार्टी ने ही लिया था। जब बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई सर्वसम्मत से, पहले वो चुनाव अभियान, देखिए पहले वो मुख्यमंत्री बने, जब वो 3 बार जीत के आए तो उन्हें 2014 में, सुनिए, मई 2013 गोवा की कार्यकारिणी में, जिसमें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाई चांस मैंने ही की थी, उसमें बाद में मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 4 महीने के बाद 13 सितंबर 2013 को बाकायदा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया और हर जगह उन्होंने अपनी योग्यता साबित की। तो हर जगह वो साबित करते हुए आ रहे हैं। अब उचित समय के ऊपर जो भी निर्णय होगा पार्टी समय पे लेती रहती है। मोदी जी ने जो भी शानदार निर्णय लिए हैं, आने वाले समय में और वो बेहतर निर्णय लेंगे। मनोज यादव जी, मोहन यादव जी, मनोज यादव जी, अब कहीं ना कहीं समीकरण में कुछ ना कुछ फेरबदल तो करने पड़ेंगे। और फेरबदल क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि मैं बताना चाहती हूं उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या मैसेज डाला है आज इन डिसीजन से श्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर बीजेपी ओबीसी वोट शेयर में 2009 में बीजेपी 22% पाती थी उत्तर प्रदेश में, वहां कांग्रेस 24% पाती थी और क्षेत्रीय पार्टियां 54%। 2014 में हमने देखा ये सब बदला और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज गया। और यादव वोट जो आपकी तरफ जाते हैं, यादव वोट 2019 में विपक्ष को 55% मिले, एनडीए को 21%, और जो कोयरी कुर्मी वोट है वो 7% और 70%। ये मैं आपको बिहार की बात बता रही हूं। ओबीसी जातियों में विपक्ष को 9%, बाकी 76%। यानी बिहार में यादव के अलावा सारे ओबीसी वोट लगभग बीजेपी उसमें ज्यादा शेयर लेती थी। और उत्तर प्रदेश में यादव सपा बसपा को 60%, बीजेपी को 23% जाते थे 2019 में,
कोयरी कुर्मी सपा बसपा को 14%, बीजेपी को 80% और दूसरी ओबीसी जातियां सपा बसपा को 18%, बीजेपी को 72%। अब बाकी ओबीसी कास्ट बीजे की तरफ, यादव भी कुछ इस तरफ अगर आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश से मैसेज जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ समीकरण बदलेंगे नहीं? बिल्कुल नविका जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और जो डेटा आपने सुनाया ये 5वीं डिबेट है, लगभग हर चैनल ने यही डेटा मुझको सुनाया। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं ये भी आईटी सेल का ही डेटा है क्या। खैर, आपने जो तथ्य रखे हैं बिल्कुल सही रखे हैं, क्योंकि 5 डिबेट में अगर यही डेटा सुनने को मिला तो बिल्कुल सटीक आंकड़े। एक बात मैं जानना चाहता हूं, नहीं आप मुझ पर नहीं आप मुझ पर व्यंग कसे, तंज कसे, आपकी अपनी अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कोट कर देती हूं, CSDS डेटा है जो कास्ट का ब्रेकअप देता है, अन्य कोई डेटा इतना डिपेंडेबल नहीं है। तो मैं कोट कर दूं कि मैं कोट कर रही हूं CSDS का डेटा। CSDS वो संस्था जिससे योगेंद्र यादव जी जुड़े रहे हैं। जी जी, कम से कम 50 सेकंड में तो मुझे लगातार बोलने दिया जाता है, इसमें तो कम से कम नहीं, सिर्फ क्योंकि आपने क्वेश्चन किया आईटी सेल, आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये डेटा आईटी सेल का है, तो मुझे सोर्स रखना पड़ा। मैं आपको 60 सेकंड पूरे अनइंटरप्टेड दूंगी, सिर्फ सोर्स बता के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं। देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गुलाम के 3 पत्ते फेंके हैं। गुलाम यानी कलरफुल जो ताश की गड्डी में होते हैं, और गुलाम के 3 पत्ते सिमिलर होते हैं। गुलाम के तीनों बेगम, उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो खैर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बड़ी खुश नजर आ रही है बीजेपी। आपको शायद जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अलायंस के पास बादशाह के 3 ऐसे पत्ते हैं जो आने वाले समय में हम खोलेंगे। और जिस इक्वेशन की बात बीजेपी करना चाहती है, बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम सारी मीडिया कर रही है, उस इक्वेशन को इसलिए बीजेपी इंप्लीमेंट करती हुई नजर आ रही क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को पता है कि इंडिया अलायंस के हुक्म के या जो भी पान का या चिड़ी का जो भी बादशाह का पत्ता है, वो जब पड़ेगा तो बीजेपी और एनडीए अलायंस जो है वो शायद मेरे ख्याल से भरभरा के गिर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने पहले ही गुलाम के 3 पत्तों की चाल चल दी है। अब आता हूं मोहन यादव पे, जिसपे सुबह से बड़ा शोर है, कल से शोर है। मोहन यादव जी क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? यादवों के लिए लड़ाई लड़ेंगे क्या, या पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे? जैसे 18 साल से ये लड़ रहे थे साहब, ये भी तो बैकवर्ड थे, देश के प्रधानमंत्री भी बैकवर्ड है। नविका जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और दर्शकों से इसे शेयर कर रहा हूं आपसे भी। क्या बीजेपी कोई 3 काम बता सकती है बैकवर्ड के लिए, जिसने अब तक इतने मुख्यमंत्री और देश का पहला बैकवर्ड प्रधानमंत्री, जो मतलब कथनानुसार स्वघोषित, वैसे तो हुए हैं 2-3 प्रधानमंत्री, लेकिन जिसने कहा और बैकवर्ड के लिए 3 बड़े अमूल चूल काम कर दिए हों? हम तो चाहते हैं राज्यसभा सांसद महोदय त्रिवेदी जी इस कामों को बताएंगे, और मैं सुनना चाहूंगा, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। एक सिंगल जो ये बैकवर्ड वाला ये बना दिया आयोग, जिसको मैं विकलांग आयोग कहता हूं, पिछड़ों का विकलांग आयोग, क्योंकि आज तक उस आयोग ने भी पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। बाकी कौन सा काम किया? और तो भर भर के मिल रहा है। सवाल आपने सटीक पूछा है, जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन उससे पहले मैं इतना बता दूं, पता नहीं है आप चुनाव का जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि पत्तों की अगर आपने बात की, आप बादशाह निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गुलाम, पर आप शायद भूल गए कि ताश के पत्तों में सबसे बड़ा हुक्म का इक्का होता है। और वो हुक्म का इक्का कौन है? क्योंकि आपकी गिनती तो बादशाहों पे रुक गई, हुक्म का इक्का कौन होगा? सुधांशु त्रिवेदी जी आप बता दें। देखिए, बिल्कुल मैं मनोज यादव जी की बात का रिवर्स में होता हूं। इन्होंने 3 काम कहा। पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। दूसरा, नीट की परीक्षा जिसमें एमबीबीएस और उच्च शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, वह आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। तीसरा, आज के समय में सबसे अधिक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री यदि किसी एक केंद्र की सरकार में हैं तो वो मोदी जी की सरकार में है। ये 3 काम तो आपको बता दिए। और आपने जो गुलाम और बादशाह की बात कही,
मैं आपकी बात का पूरा इस्तकबाल करता हूं। हां, हम गुलाम हैं किसके? मैं तुलसी की वह पंक्ति बोलता हूं जो तुलसीदास जी ने अपने लिए बोली थी, राम बोला नाम है गुलाम राम साई को। हम बिल्कुल राम के गुलाम हैं। मनोज यादव जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मोहन यादव जी ने कहा, बिल्कुल साहब महाकाल की नगरी में हैं और महाकाल के गुलाम हैं। आपके लिए वो एक बहुत बड़े प्रश्न बन गए हैं, सवाल बन गए हैं, वो एक अलग बात है। बादशाह, आपने बहुत अच्छा बोला, आपके यहां तो साहब बादशाही है। बादशाह के परिवार के बाहर किसी को कोई सत्ता में स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं कि मोहन यादव जी हमारे दूसरे यादव मुख्यमंत्री हैं। पहले थे बाबूलाल गौड़ जी और दूसरे हैं ये। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई जरा अपने बादशाही परिवार के बाहर का एक यादव बता दें जिसको कभी मुख्यमंत्री बनाया हो, या जो बिहार में है वो जो गरीब गुरबा की परिवार की राजनीति का दावा करने वाला बिहार का सबसे अमीरो अजीम परिवार है, उसके परिवार का बाहर का एक व्यक्ति बता दें। जब कुर्सी छोड़ने की बात आती है तो बिहार में मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, फिनिश। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई, फिर उनके दूसरे भाई, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिनिश। सही है सर, हम भगवान के गुलाम, जनता के गुलाम, और आप बादशाही, और कौन से शहंशाह आलम वाली बादशाही जिसमें आउटसाइड परिवार नो एंट्री। मनोज यादव जी, आपको मौका दूंगी, लेकिन पहले आशुतोष जी। आशुतोष जी, समीकरण चुनावी है क्योंकि जाति जनगणना का जोर है, और जो समीकरण बने हैं, एक चीफ मिनिस्टर और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में, और एक मैसेज दिया गया है। क्या आप वाकिफ हैं सारे नामों से और इन समीकरणों से, और क्या आप मानते हैं कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ना बादशाह ना गुलाम पर नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड? नविका जी, मैं ताश के पत्तों से नहीं खेलता, क्योंकि ताश के पत्ते बड़े बेवफा होते हैं, कब किसको लंगड़ी मार दे पता नहीं चलता, और ताश का जो महल बनता है वो बड़ी आसानी से गिर भी जाता है। इसलिए मैं ताश के पत्तों में मेरी कोई आस्था नहीं। मेरे 2 बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री बना देने मात्र से पूरी जाति का वोट अगर उनको मिल जाता, तो आज की तारीख में अखिलेश यादव पिछले 25 सालों से या मुलायम सिंह यादव पिछले कई सालों से वो ओबीसी के नेता होते हुए उत्तर प्रदेश में कभी उनकी सरकार जाती नहीं। तो ये एक मिथ है कि हमने फला जाति के लोगों को खड़ा कर दिया इसलिए वो अब सारी जाति के लोग उनको वोट दे देंगे। दूसरा प्रश्न ये कि मोहन यादव जी को तो बनाया अच्छा किया, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किस तरीके से यादवों के खिलाफ दूसरी जातियों को लामबंद करने की कोशिश होती है और यादव और मुस्लिम समीकरण पर किस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या उत्तर प्रदेश के यादव इस बात को भूल जाएंगे, और क्या बिहार के यादव इसको भूल जाएंगे? मुझे लगता तो नहीं भूलेंगे वो। खैर, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो तस्वीर उस चिट को देखने के बाद सामने आई है, मुझे लगता है वो इस बात को दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, विधायकों की राय से अपने मुख्यमंत्री को चयन करने की बात करती थी, वो वसुंधरा राजे की उस तस्वीर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि शायद उनको अंतिम समय पता नहीं था, या शायद राजनाथ सिंह को भी नहीं पता था। वो चिट्ठी उनको दी गई, फिर उन्होंने देखा और उसके बाद चेहरा उनका फक रह गया। अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है किसी मुख्यमंत्री को चुनने का, तो फिर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में फर्क क्या है? ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी को अपने दिल पे हाथ रख के कह देना चाहिए था। फिर आपको 9 दिन इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप वहीं से कर देते, फला आदमी मुख्यमंत्री बना, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग की भी बुलाने की कोई जरूरत। तो प्रश्न इसी बात को लेकर ये है। मैं तहसीन की इस बात से सहमत हूं कि अगर विधायकों की राय होती तो फिर विधायकों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष जी ना पत्ते खेलते हैं लेकिन चेहरे पढ़ लेते हैं, आपने क्या पढ़ा चेहरों पर? देखिए नविका जी, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। आशुतोष जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वसुंधरा जी बड़ी निराश थी, बड़ी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो मुश्किल होती ही होती है। शिवराज जी भी भावुक हो गए थे, रमन सिंह जी तो अब विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी समय से अपने चेहरों को लोकतंत्र में बदलती नहीं है ना, तो फिर जनता उसको बदल देती। और हाई कमांड कल्चर से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अगर परफॉर्म करते हैं तो जनता उनको चुन लेती है, स्वीकार कर लेती, नहीं तो उनको भी बदल देती। लोकतंत्र में क्या होता है,
और जहां तक रही विधायकों की सहमति की बात, आप जरा देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो समय लिया गया है, ये पार्टी बदल दीजिए। बार बार लोग कहते हैं कि भाजपा अलग नहीं है, कांग्रेस जैसी हो गई, ये कोशिश होती है। तहसीन भाई का तो समझ में आता है, लेकिन आशुतोष जी ये कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि वो तो सबको देखा है उन्होंने अंदर बाहर से। कांग्रेस पार्टी यही होती तो अभी आपको 5 विधायक अलग अलग ताकत और मुख्यमंत्री पद के दावेदार जयपुर से लेकर दिल्ली तक अलग अलग पत्रकारों को बयान दे रहे होते, लामबंदी हो रही होती। इन 9 दिनों में ना रिसोर्ट बुक हुए होते, रिसोर्ट। बाहर कोई डीके शिव कुमार लाया जाता, बाहर किसी ताकतवर आदमी को लाया जाता, तब अगर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनको भी लगाया जाता था। ये फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है। वो अगर कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। मूल जो सवाल है कि क्या ये जो किया है नरेंद्र मोदी ने, ये कुछ लाभ देगा, या जैसा गुलाम कहा जा रहा है कि गुलाम बन गए। राजनीति में किसी व्यक्ति को जो पूर्व मंत्री रहा हो, आदिवासियों का इतना बड़ा नेता रहा, उसको गुलाम कहना, ये मतलब मैं तो नहीं समझ पाता कि कौन सा राजनीतिक विजन है, कौन सी राजनीतिक दृष्टि है। जो डॉक्टर मनोज यादव हैं, जो 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, छात्र संघ की राजनीति से आते हैं, मोहन यादव विधायक चुने गए। मोहन यादव, मनोज यादव जी तो हमारे साथ बैठे हैं। मोहन यादव, माफ कीजिएगा, देखिए अब यादव में अब पता नहीं चलेगा, अभी मुश्किल होने वाली है। अब कई बार ऐसा होगा कि मैं बोलते वक्त मोहन मनोज यादव बोल जाऊंगा। वैसे शुभकामनाएं कि विष्णु मोहन भजन याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। नविका जी, कह रहा हूं कि मेरी तो शुभकामनाएं मनोज यादव जी को भी है कि ये भी जल्दी से समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, जब भी जनता इनके जनादेश दे। लेकिन मोहन यादव को भी अगर आप देखें तो जिस तरह से उनका करियर रहा है, 2003 में उनको टिकट मिला और टिकट कट गया, और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बल्ब हूं, पार्टी जला देगी तो जल जाऊंगा, बुझा देगी बुझ जाऊंगा। और यही आप भजनलाल शर्मा को देखें, 4 बार के महामंत्री हैं संगठन के। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की फंक्शनिंग में बहुत फर्क है। यहां पूरी तरह से जो लोग निष्ठावान वैचारिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनको समझती है कि ये संघ पृष्ठभूमि से हैं, संगठन के लिए निष्ठावान रहे, चुपचाप जो भी जयपुर जाता है वो जानता है भजनलाल शर्मा कार्यालय में मिलेंगे। वो उस तरह के नेता नहीं कि कोई बहुत माहौल बना दे, बड़े सामान्य से नेता दिखते हैं, पहली बार विधायक चुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता को उत्साह देता है, वर्कर को। नेता तो परेशान होते हैं भाई, जो बड़े बड़े नेता राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगे वो दुखी होंगे, हो सकता है वो अपने ड्राइंग रूम में पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हों। लेकिन जो वर्कर है, नया नेता बनना चाहता है, उसको लगता है इसीलिए तो हम इस पार्टी में आए। ये तो बहुत फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, ये तो आप मानेंगे तहसीन पूनावाला जी? बिल्कुल नहीं। मैं हर्षवर्धन जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये जो उनका एनालिसिस है इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नाविका जी, आप, हर्षवर्धन जी, आशुतोष भाई, सुधांशु जी भी जानते हैं, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, मुख्यमंत्री को ठीक इसी तरह से बनाया जाता था। क्या आरोप था कांग्रेस पे, क्या आरोप लगाती थी भाजपा पे कि प्रधानमंत्री आए एयरपोर्ट पे, चीफ मिनिस्टर को कहा आज से आप चीफ मिनिस्टर नहीं हो। इसी तरह से कौन विद्रोह करता था, कौन रिबेल करता था? कोई रिबेल नहीं करता था। केंद्र में सरकार होने से बहुत फर्क पड़ता है। वरना आज यही भाजपा, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, उन्होंने येदियुरप्पा जी को वापस ले आया हाईएस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, और उन्हीं की बेटे को बनाया अध्यक्ष भाजपा के कर्नाटका यूनिट के। हिमंता बिस्वा शर्मा जी और सोनोवाल जी के बीच में क्या हुआ ये हम सब जानते थे। और आज क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में, जरा विजुअल्स तो चला दीजिए। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे। तो भाजपा में भी होता है, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी के पास आज केंद्र की शक्ति है जो कांग्रेस के पास किसी जमाने में होती थी, इसमें कोई अंतर नहीं। क्योंकि मोदी के पास केंद्र की शक्ति है, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं वो बगावत नहीं है। वो मुझे समझ नहीं आया आरोप क्या है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं तहसीन भाई को एक बात बताना चाहता हूं, आपके सुलभ संज्ञान के लिए स्मरण कराना चाहता हूं। जगन मोहन रेड्डी जब पार्टी छोड़े तो आपकी केंद्र में सरकार थी और आपको उस राज्य से साफ कर दिया, मुख्यमंत्री बन गए। ममता बनर्जी जब पार्टी छोड़ी तो आपकी केंद्र में सरकार थी और धीरे धीरे वो पूरे बंगाल की नेता बन गई। अर्जुन सिंह जब पार्टी छोड़े, एनडी तिवारी कांग्रेस आपको याद है, तब आपकी केंद्र में सरकार थी। अब और आइए और पीछे याद करिए, जिस जमाने में एक बार प्रणब मुखर्जी जी छोड़े, तब श्री राजीव गांधी की सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार थी।
अब जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, याद होगा, कितने नाम गिराऊं सर, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, चंद्रशेखर जी, कहां से कहां कितने सरकार में। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा है, आपके यहां यही रूल है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है। लीडर तब तक साथ में जब तक सत्ता है, जब जब छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है, इसलिए 72 साल में भाजपा ने एक बार वर्टिकल डिवीजन नहीं देखा, कांग्रेस ने 138 साल में कोई 25 साल ऐसे नहीं गए जब डिवीजन न देखा हो। अब मैं आशुतोष जी की बात का जवाब देता हूं। आशुतोष जी देखिए, बौद्धिक लोग जो होते हैं वो अपने बचाव के तर्क कैसे गढ़ते हैं। आज कह रहे हैं कि साहब किसी को बना देने से, कोई पद दे देने से कुछ नहीं होता, और वो लोग हैं जो कहते हैं कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया, आज कह रहे हैं कि यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं। उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए कहा कि वो पिछड़े वर्ग के इतने बड़े नेता थे और अगर होते तो सरकार ही नहीं जाती। आशुतोष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने थोड़ा मुलायम सिंह जी को कम आंका। जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, पिछड़ों के नेता नहीं थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह थे। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, छोटे लोहिया, सबके नेता थे। फिर गलती क्या हो गई, सरकार क्यों चली गई, अपने को संकुचित किया पिछड़ा नेता, फिर और संकुचित किया यादव नेता। जब सत्ता देने की बात आई तो मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, और आखिर में तो भैया अपने भैया और पुत्र के बीच में ऐसा घमासान हुआ कि उनके लिए धरती पुत्र को संकुचित होते होते यह तय करना मुश्किल हो गया कि मैं भाई का नेता हूं या पुत्र का नेता। इसलिए सरकार गई। मौके जनता सबको देती है, फिर यह तय होता है कि आप मोदी जी की तरह सबका साथ सबका विकास पे चलते हैं या संकुचित होते हुए अपने परिवार की तरफ बढ़ते हैं। आशुतोष जी और मनोज जी का हाथ ऊपर जा रहा है और दर्शकों के भी सवाल है, लेकिन आशुतोष जी पहले, गो फर्स्ट। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, रेटरिक्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी तथ्यों के साथ झोल कर देते हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में बलराज मधोक को किसने निकाला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल्याण सिंह ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मुखौटा नोच दूंगा, और इसी तरीके से कहा था जमीन के 6 गज नीचे गाड़ दूंगा। और उन्होंने वो जब अलग पार्टी बनाई, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? उमा भारती ने जब विद्रोह किया, पार्टी बनाई, पार्टी छोड़ी, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? येदियुरप्पा ने जब कर्नाटक के अंदर पार्टी छोड़ी, पार्टी बनाई, बीजेपी को हराया, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? और तो और झारखंड चले जाइए, बाबूलाल मरांडी, उन्होंने पार्टी तोड़ी, अलग हुए, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? तो ये तथ्यों के साथ खेलना सुधांशु जी को आता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे ही पार्टियां जब आलाकमान कल्चर पे चलती हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ वही हाल बीजेपी का ना हो। आशुतोष, कुछ थोड़ा सा झोल आप भी कर गए, ये सब छोड़ कर गए थे और सब वापस आए बीजेपी में, वहां अलग हुआ। सुधांशु त्रिवेदी आगे, एनडी तिवारी जी आगे, चिदम्बरम जी आगे, प्रणब मुखर्जी आगे, आशुतोष जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाला गया था सर, विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाला गया था, बाकी सब छोड़ के गए थे। तो ये सुनिए, सब छोड़ के गए। आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं मान्यवर। आप आशुतोष जी, आपको जवाब देता हूं। आप जब छोड़ के गए थे, आप ये कह रहे हैं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ऐसा झोल मत दीजिए। जब कल्याण सिंह जी छोड़ के गए तो कितने विधायक थे? 2। फिर कल्याण सिंह जी वापस आए तो क्या बोले? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए। और अपनी पार्टी क्या नाम रखा? राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। जब उमा भारती जी गई तो भारतीय जनशक्ति पार्टी। आपके यहां तो जब छोड़ के गए, तिवारी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। और आज की भी जो कांग्रेस है ये डिवाइड हुई, कांग्रेस का चिन्ह चला गया। याद करिए सर, वो गाय बछड़ा हुआ करता था, पहले 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, फिर पंजा क्यों आया था? क्योंकि आज की कांग्रेस पार्टी जिस समय उस समय के ब्रह्मानंद रेड्डी ने रिजाइन करने से इनकार किया, 2 फाड़ हुआ और उसके बाद यह कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर हुई। इसलिए मैंने कहा
सर ये आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको उसका पक्ष लेना है, सुधांशु- मगर सर झोल सुधांशु मैं नहीं जी। कर रहा हूं, सब दर्शक देख रहे हैं झोल कौन कर रहा है। सुधांशु जी मैं आ आप रही हूँ बहुत आशुतोष जी। आप बहुत जनता झोल कर गए। नहीं, सवाल नहीं, पब्लिक का है तो पब्लिक का सवाल भी लेना पड़ेगा। बीपी यादव का नोएडा से सवाल है, क्या ये प्रयोग बीजेपी को महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि मेहनत करने वाला नेता आगे से पुरजोर मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि आगे हमें कोई पद नहीं मिलेगा तो हम क्यों मेहनत करें। ये भी सवाल है। पोलाराम चौधरी का बाड़मेर से सवाल है। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी ने तो वसुंधरा राजे को मना लिया, लेकिन सोनिया गांधी अशोक गहलोत को नहीं मना पाई थी। क्या अंतर साफ नहीं है? राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है। विपक्ष अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय बीजेपी के नए मुख्यमंत्रियों के बारे में टिप्पणी क्यों कर रहा है? अहमदाबाद से प्रांशी का सवाल है। राजनीति में नए चेहरों को मौका हमेशा नई ऊर्जा भरता है, क्या इससे वोटरों का विश्वास नहीं बढ़ेगा? अब जवाब दीजिए मनोज यादव जी। जनता दोनों, आप हार की समीक्षा करने के बजाय बीजेपी का मैसेज में गलतियां निकाल रहे हैं, ये जनता कह रही है, मैं नहीं। नहीं, बिल्कुल नविका जी, जनता तो तमाम सारे जिन मुद्दों पे डिबेट होगी उसी पे सवाल राइज करेगी और उसी पे विपक्ष जवाब देगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि बीजेपी किसको बना रही, लेकिन सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, लालू प्रसाद जी की पार्टी और ये पार्टी वो पार्टी सब खत्म हो जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। तो साहब, आप दर्शक हैं, आपको बता दूं, जवाब तो हमें देना पड़ेगा और जवाब इसीलिए आया ही सवाल इसलिए कि हम जवाब दें। लेकिन महत्वपूर्ण बात नविका जी ये है कि सुधांशु जी ने आई या तू वो गई हो मई पता नहीं क्या क्या कह डाला। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पिछड़ों को, आप ऐसे पिछड़ों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं जो अपने समाज के लिए नहीं काम करते। आप कहेंगे आप देश के लिए काम करते हैं। साहब, इस देश में जो पीड़ित है वही तो पीड़ित है, उसी के तो अधिकार नहीं है, उसी को तो एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता है। आपका रेशियो क्या है एम्पावरमेंट करने का? और ये जो 3 बनाए, आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता था इन पे, शुभकामनाएं देना चाहता, लेकिन सांसद महोदय की वजह से मुझे वो रियलिटी कहनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। माफ करना, आज के दिन मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज कहना पड़ा। उनके प्रशंसकों को शायद नहीं अच्छा लगेगा। रीढ़ की हड्डी जब होगी ना, तब नेता फैसला ले सकता है, तब नेता समाज के लिए काम करता है। रीढ़ विहीन नेताओं को मुख्यमंत्री बना देने से समाज का नहीं कोई कल्याण होने वाला। और ऐसा प्रचार मत करिए, इंडिया अलायंस रीढ़ विहीन नहीं है, रीढ़ युक्त है। और चलिए, आपकी रीढ़ की हड्डी है तो आप अपना पीडीए अलायंस उनसे पास करवा लीजिए। और सुधांशु त्रिवेदी जी, विष्णु मोहन भजन में रीढ़ की हड्डी नहीं है ऐसा कहना है मनोज यादव जी का, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो आपको बता देना चाहता हूं मान्यवर, रीढ़ की हड्डी किसकी है आने वाले समय में पता लगेगा। और मनोज जी, मैं किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता। ये मोदी जी तो नैसर्गिक पिछड़े प्रधानमंत्री बने, इससे पहले जो आपने 2 बनाए थे, नहीं सुनिए तो मान्यवर, अब आपने अपने टर्म नैसर्गिक आपने जो बनाए थे वो बहुत रीढ़ की हड्डी वाले थे, पिछड़ा, वो दम की तरह बनाए थे, वो नैसर्गिक प्रधानमंत्री थे। अरे भैया, तो आप ये बताइए ना, नैसर्गिक प्रधानमंत्री थे, कन्वर्टेड पिछड़े हैं। अरे भैया, जिनके नाम मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कह रहा हूं, ये देवगौड़ा जी को आपने नैसर्गिक प्रधानमंत्री बनाया था, और इंद्र कुमार गुजराल जी नैसर्गिक प्रधानमंत्री थे। और ये भी सुन लीजिए मनोज यादव जी, अरे भाई आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मान्यवर। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, आप बोल चुके, आप बोल चुके, जवाब सुन लीजिए, फेडर डाउन। बीच में नहीं, आप बोल चुके हैं। अरे सुनिए मेरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, वो रीढ़ की हड्डी सिर्फ अपने परिवार के लिए थी, बाकी किसी को तो कुछ भी नहीं मिला, बाकी सब फिसड्डी हो गए। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को याद होगा, ये मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? वीपी सिंह के नेतृत्व में, प्रोजेक्टेड नहीं थे, चौधरी अजीत सिंह को बनना था। दिसंबर 1989, याद करिए, तिलक हॉल की बैठक, मगर वीपी सिंह के छांव में चले गए, क्योंकि वीपी सिंह को लगा कि अजीत सिंह के साथ चौधरी चरण सिंह की विरासत है, ये मेरे बराबर आके खड़े हो जाएंगे, और भाजपा के समर्थन पे थे। और उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद नेता बने। तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार प्रोजेक्ट होके बने थे और उसके बाद अपने दम पे चुनाव जीते और जो दूसरा चुनाव हुआ हार गए। 91 में हार गए थे ना, और दूसरी बार 93 में कैसे बने? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दूसरी बार काशीराम जी की रीढ़ की हड्डी पर सवार होकर बने थे। तो मान्यवर, नेता बनने से पहले कौन कैसे बना है ये देश की जनता को भली बात ही पता, इसलिए व्यक्तिगत के बजाय तुम ईमानदारी से बात करिए ना। यादव समाज का एक भी योग्य व्यक्ति क्यों नहीं नजर आता है जब सत्ता देने की बात आती है? घूम फिर के, जिसे कहावत है शब्दशः अंधा बाटे रेवड़ी, मुड़ी मुड़ी अपने को देव। तो भाई, दूसरा भाई, बेटा, बहू, भतीजा और शायद 30-35 लोग हैं परिवार के जो उसमें हैं। इसलिए मैंने कहा ईमानदारी से बात करो। 21वीं सदी की युवा जनता है जो सब समझती है, इतना आसान नहीं है उसको इंटाइटलमेंट पे साथ। 10 सेकंड में जवाब दूंगा। बस आपने आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दिया, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जनता देख रही है। किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए व्यक्ति को बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहना, क्या यह सही है? क्या बीजेपी को लोकतांत्रिक तरीके से अपना नेता चुनने की इजाजत नहीं है? और किसी भी चेहरे को एक भी मौका दिए बिना कह देना कि रीढ़ की हड्डी इनमें है नहीं। सवाल आज यही उठता है कि रीढ़ की हड्डी के फिसड्डी, किसके बीच में जंग है? जनता किसको चुनेगी? यह बात सच है कि जातियां भारत में चुनाव का विनिंग फैक्टर रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जातियों के समीकरण को गवर्नेंस से जोड़कर विपक्ष से एक झटके में उनका जाति कार्ड छीन लिया। और गवर्नेंस के पीछे भरोसा आता है चेहरों से। इसलिए जब 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद के चेहरों के चुनाव में बीजेपी ने युवा और नया नेतृत्व सामने रखा है तो विपक्ष की चुनौती बढ़ भी जाती है। लेकिन साथ में याद रखना पड़ेगा, बिना मौका दिए कैसे जज करेंगे कि किसी की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, कोई काम कर सकता है या नहीं, कोई सफल हो सकता है या नहीं? लाजमी है हर आदमी कभी ना कभी पहली बार कुछ बनता है। मौका देना, एस्पिरेशन, यही है भारत की पहचान। क्या विपक्ष इसे समझ रहा है? आप बताइए, क्योंकि आप दर्शक हैं, आप पब्लिक हैं। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। तमाम